सबसे पहले बात बाजार में आज हुए एक्शन की। हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने आखिरी घंटे में संभलने की कोशिश की, लेकिन दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के बावजूद बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ। निफ्टी 111 अंकों की गिरावट के साथ 17,000 के नीचे बंद हुआ। आज मेटल, सरकारी बैंक और आईटी शेयर में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। बाजार में हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज मार्केट का एक्शन देखें तो दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद बाजार 17,000 के नीचे ही यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि हमने दिन के दौरान देखा था कि अहम सपोर्ट लेवल्स भी टूटते हुए अहम सपोर्ट लेवल्स पर आ चुका था बाजार। निफ्टी में अगर लोस की बात करें तो 17,800 तक के लेवल्स भी हमने देखे, लेकिन उसके बाद दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स में भी 360 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और बैंकिंग शेयर भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी गिरावट थी, लेकिन रिकवर होके आज बाजार बंद हुए। हमने बीच में देखा कि डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की रिकवरी आई और उसका असर आज भारतीय बाजार की चाल पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल मार्केट कमजोर ही था। मेटल, सरकारी बैंक और आईटी शेयरों में आज हमने देखा कि सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। मेटल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नालको, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जीएसपीएल में 2 से 4% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा हमने देखा कि निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो आज तेजी थी एचयूएल के काउंटर में। क्रूड के लेवल्स हमने देखे कि $71 के भी नीचे फिसल चुके थे। रिकॉर्ड गिरावट यहाँ पर आई और उसके बाद हमने देखा कि क्रूड में गिरावट से जिन स्टॉक्स को फायदा होता है, जैसे एफएमसीजी शेयर्स को फायदा होता है, तो उसके चलते आज हमने देखा एचयूएल करीब 2.5% ऊपर था। बीपीसीएल में आज एक तेजी देखने को मिली करीब 2% की। आईटीसी और ग्रासिम जैसे शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आईटीसी का आज एफएमसीजी स्टॉक्स और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज हमने देखा कि अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा लूजिंग साइड पर बात करें तो आज फाइनेंशियल स्पेस में काफी ज्यादा वीकनेस थी। बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, विप्रो जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्पेस की बात करें तो आज केमिकल कंपनियों में तेजी थी। इसके अलावा नेटवर्क 80, सुदर्शन केमिकल, रैलिस इंडिया, बीसीजी और आरती ड्रग्स जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे। आरती ड्रग्स 16% की बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहा था। वहीं मिड कैप में कुछ और भी गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो आज कमजोरी थी बलरामपुर चीनी में, एचएएल, दीपक फर्टिलाइजर, इंडिया सीमेंट और इसके अलावा अदानी टोटल गैस जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने अपना 52 वीक हाई बनाया। इसमें केपीआईटी टेक देखिए, यहाँ पर करीब 2% की तेजी थी। गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही ये तमाम एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर था। एक टर्न अराउंड की बात की जा रही है कंपनी में, जिसके चलते गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही हरे निशान में कारोबार कर रहा था। क्लोजिंग भी काफी अच्छी हुई। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस भी अच्छा चल रहा था। ब्लू स्टार में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और हरे निशान में क्लोजिंग हुई। और इसके अलावा गुजरात पीपावाव जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन देखने को मिला है। रिलायंस आज 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर फिसला। वहां पर करीब 1 महीने में 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज हमने एक्शन होता हुआ दिखाई दिया। कुल मिला के बात करें तो हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, ब्लैक मंडे कहेंगे हम, जिसका की असर आज बाजार पर देखने को मिला है। लेकिन अब अगला जो अहम इवेंट है वो है फेड की बैठक और उस पर अब दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है। और उसके पहले आज हमने हल्की रिकवरी भी देखी, इस उम्मीद से कि फेड शायद इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव ना करे, स्टेटस को मेंटेन रखे। आयल के शेयर में गिरावट जारी है। क्या है रिलायंस में गिरावट की वजह, क्या है चिंताएं, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार 8वें दिन के लिए हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 के लोस पे है, करीब 17.6 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो है। और याद रखिएगा वैल्यूएशंस अभी भी मार्च लोस से काफ़ी ऊपर है। मार्च लोस मतलब कोविड के जो लोस थे वहाँ पे करीब 11.9 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस में? सबसे पहला रीज़न तो जो इन्वेस्टर में कंसर्न है वो है केपेक्स साइकिल को लेके। अब पास में भी जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में रहता है तभी अगर हम देखें तो शेयर प्राइसेस जो है वो म्यूटेड ही रहते हैं, उसमें कुछ बड़े गेन्स देखने नहीं मिलते। बट इस टाइम की
कैपेक्स साइकिल में एक और डिफरेंस ये है कि इस बार इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कंपनी को आगे चलते इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी के साथ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी के कंपनी जो काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है, उसके वजह से अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुँच चुका है। पहले ये कंपनी नेट डेट फ्री था, अभी 1 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। और इस डेट के कारण और बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आगे चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स के वे डाउन करेगा आगे चलते, ऐसा एनालिस्ट को कंसर्न है। अब अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस की बात करें जो कि 50% से ज़्यादा एसओटीपी वैल्यूएशन में आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो दोनों ही सेक्टर में थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल है उसमें प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स में अभी भी रिकवरी नहीं देखने को मिली है। भले ही चाइना ओपन अप हो चुका है, अभी ये सबसे बड़ा की ट्रिगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कि चाइना अगर ओपन अप हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसके वजह से मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और अगर GRMs की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी जो है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। जनवरी में वो करीब $10 प्रति बैरल के आसपास एवरेज कर रहे थे और अब वो $7 to $8 के आसपास एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो टैरिफ हाइक जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो नहीं होगा आगे चल के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है और तभी हमने पास में भी देखा है कि कभी कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं आता है। और इन वजहों के कारण अगर आप देखेंगे तो FY24 का जो EPS है उसमें एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी स्ट्रीट को। पहले तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 19% का जंप आ सकता है EPS में FY24 के, बट अब इन कारणों के वजह से एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इन सभी कारणों की वजह से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार की नज़र अब कल से शुरू होने वाले US फेड की बैठक पर है। फेड की बैठक में ब्याज दरों पर कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। बैठक का आउटकम 22 मार्च यानी बुधवार को आएगा। बैठक में क्या फैसला हो सकता है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, तो जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है जो रेट्स डिसाइड करता है US में, उसकी मीटिंग ऑफ कोर्स लेटर दिस वीक होगी और एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% से रेट हाइक होगा। करंटली थिन मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर 0.25% का रेट हाइक होगा। अब दो चीज़ें पे फोकस होगी ये मीटिंग में। एक तो कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, सिग्नेचर बैंक है, उसमें जो केओस हुआ है US फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कैसे एड्रेस करेंगे FOMC और फेडरल रिजर्व आगे जाके। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि वेदर वो इन्फ्लेशन पे प्रायोरिटाइज़ करेंगे या फिर फाइनेंशियल रिस्क को स्टेबलाइज करने में प्रायोरिटाइज़ करेंगे। तो इसके वजह से जो इकोनॉमिक्स का कंसेंसस एस्टिमेट था जो कि 0.25% का रेट हाइक होगा या 0.5% का रेट हाइक होगा, अब वो शिफ्ट हो गया है, या तो 0% का रेट हाइक, नो रेट हाइक, या तो 0.25% का रेट हाइक। तो ये एक शार्प शिफ्ट आया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी और इसकी अपेक्षा है क्योंकि अब मार्च 22 से आज तक फेडरल रिजर्व ने 4.5% का रेट हाइक ऑलरेडी कर दिया है। तो एक लार्ज रेट हाइक आ गया है। इन्फ्लेशन अब तक बिलो 5% भी नहीं गया जो कि फेडरल रिजर्व का टारगेट 2% है। और FOMC की नज़र दोनों इन्फ्लेशन पे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कमेंट्री डिटरमिन करेगी कि कहाँ जाएगा ये प्रायोरिटी वाइज। सोने में आज रिकॉर्ड रैली दिख रही है, क्या है वजह और किन शेयरों को फायदा हो सकता है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्वमोहन बताएं, सोने में लगातार तेजी आ रही है और पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि लगभग 5,000 रुपये से ज़्यादा सोने के दाम बढ़ गए हैं। देखिए, बुलियन मार्केट को हमेशा डर पसंद आ रहा है और बाजार में फियर फैक्टर है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता है, उसका फ़ायदा गोल्ड को मिल रहा है। जब भी बाजार में जितना ज़्यादा डर होगा लोग गोल्ड की तरफ आते हैं और सेफ हेवन के तौर पर इसे ही देख रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि सेफ हेवन के तौर पर डॉलर की भी मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि डॉलर की डिमांड इस बार उस तरह की नहीं है। डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं 103 के आसपास है। फिर दूसरा जो फोकल पॉइंट है बॉन्ड डील, US का जो 10 ईयर बॉन्ड डील्ड है उसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी है, 3.25% के आसपास आ चुका है। पिछले
महीने हम देख रहे थे कि 4% के ऊपर था, तो ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि आमतौर पे अगर यील्ड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर फिक्स आपको पैसा ज़्यादा ब्याज मिलता है, और गोल्ड एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका भी फ़ायदा है। तो यील्ड अगर नीचे तो डेफिनेटली लोग गोल्ड की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है और माहौल भी ऐसा है, तो एक सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की ज़बरदस्त बाइंग हो चुकी। और जैसा आपने कहा भी कि 5,000 रुपये से ज़्यादा महंगा सिर्फ मार्च के महीने में हो चुका है। एक साल की बात करें तो 15% से ज़्यादा की तेज़ी गोल्ड में आ चुकी है, और फिलहाल जितने भी फैक्टर्स हैं वो गोल्ड के फेवर में लग रहे हैं, क्योंकि डॉलर भी कमज़ोर है, बॉन्ड यील्ड में भी नरमी है, और इक्विटी मार्केट में तो बिकवाली चल ही आ रही है, तो एसेट का जो रीबैलेंसिंग हो रहा है उसका फ़ायदा गोल्ड उठा रहा है। मोहन, तो बात सोने की थी, और इसके अलावा क्रूड की बात करें तो 16 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल पहुंच गया है। अब इन स्तरों से क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउस, और दाम को लेकर क्या आगे का नजरिया है? विश्वमन, देखिए, आज हमने बताएं। जी, आज हमने एक ब्रोकरेज हाउस का पोल भी किया था, उसमें से 80% ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 70 के नीचे अगर ब्रेंट क्रूड आता है तो हो सकता है कि 65 से 68 डॉलर के बीच में आ जाए फिसलकर। हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, और ज़्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि ब्रेंट क्रूड के लिए 70 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ जो पूरी तरह से क्रूड ऑयल के अर्निंग्स पे डिपेंड है, और वहाँ उनका काफ़ी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे में अगर 80 बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड लंबे समय तक रहता है तो सऊदी अरब डेफिनेटली अपने पर्सनल लेवल पे जाके उत्पादन कम करेंगे। हालांकि रूस और सऊदी के ऑफिशियल्स लगातार मिल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि जो लगातार जो मार्केट में स्थिरता है, दाम गिर रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए। अब 3 अप्रैल को ओपेक प्लस की जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम है, वहाँ पर किस बात का फैसला होता है, आगे की क्या तैयारी होती है, क्या संकेत देते हैं, क्या अक्टूबर में जो रोजाना 20 लाख बैरल उत्पादन कटौती का जो फैसला हुआ था उसी उत्पादन के करार को आगे ले जाएंगे या फर्दर कुछ कटौती करेंगे। तमाम अब 3 अप्रैल के बैठक के बाद ही कुछ फैसला होगा। तो क्रूड हालांकि उससे पहले बाजार में एक नी जर्क रिएक्शन दिख रहा है, और लगातार 12% पिछले हफ्ते गिरने के बाद वो गिरावट आज भी एक्सटेंड होती दिख रही है। 3 अप्रैल पर सबकी नजर है उस फैसले पर। शुक्रिया विश्वमोहन इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं बाल्को में बची हुई 49% हिस्सेदारी बेचने के लिए माइनिंग मिनिस्ट्री ने दीपम से संपर्क किया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, बाल्को यानी कि भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में सरकार की जो बची हुई हिस्सेदारी है उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा, इससे संबंधित जो चर्चा है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से संपर्क किया है और दीपम की रणनीति जानने की चाहत रखी है, और ये कहा है कि वो बताए, दीपम ये जानकारी दे कि आखिर जो बाल्को का पूर्ण डाइवेस्टमेंट है उसको लेकर रोड मैप क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बाल्को में सरकार की हिस्सेदारी इस वक्त 49% है और 51% हिस्सेदारी वेदांता ग्रुप की है, यानी मालिकाना हक उसके पास है। लेकिन जो 49% स्टेक सरकार की है, जो रेजिडुअल स्टेक है, उसको कैसे बेचा जाएगा, उसका रोड मैप क्या है, इससे संबंधित जानकारी जो है माइंस मिनिस्ट्री ने दीपम से मांगी है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। जैसा कि आपको पता है कि जो क्रूशियल मिनरल्स हैं देश के अंदर, उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, इससे संबंधित रणनीतियां सरकार तैयार कर रही है और माइंस मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है और उसको इसकी रणनीति तैयार करनी है। लिहाजा बाल्को को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए मिनिस्ट्री, क्योंकि नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे जो सरकार का रेजिडुअल स्टेक है माइंस मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है, लिहाजा इसके लिए दीपम से संपर्क किया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि बाल्को एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, खासकर अगर आप एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें, देश की जो कुल कैपेसिटी है उसमें 20% जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है वो बाल्को कर रही है। लिहाजा अगर माइंस मिनिस्ट्री को इसकी जानकारी मिल जाए कि दीपम किस तरीके से रेजिडुअल स्टेक सेल के रोडमैप के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री अपनी रणनीति जो है वो तैयार कर सकती है। और अगर इस दिशा में सरकार को सफलता मिलती है और दीपम इस पर आगे बढ़ती है, क्योंकि रणनीति उसी को तैयार करनी है, तो जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है सरकार का उसको भी हासिल करने में मदद मिल सकती है। और अब बात एक बार फिर से सिर उठा रहे कोरोना की। एक ही दिन में 1070 नए कोरोना के केस और 4 लोगों की मौत ने कोरोना को लेकर एक बार फिर से राज्यों के साथ केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले
19 मार्च को कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। साथ ही राज्यों को भी कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए थे। बता दें कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इन तीनों राज्यों समेत तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक को 5-फोल्ड स्ट्रेटजी अपनाने की सलाह दी है। और अब बात किसानों की महापंचायत की। एमएसपी गारंटी की कानून की मांग को लेकर आज दिल्ली के रामलीला में किसानों की महापंचायत हो रही है। किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए फिर से आंदोलन पार्ट 2 की धमकी दी है। दरअसल किसान नेता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी। उनका कहना है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो आने वाले 20 से 21 दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों की महापंचायत को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रामलीला मैदान में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही राजधानी में कई रास्तों पर रूट डाइवर्जन भी किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से दूसरे रूट्स के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। बैरियर लगा हुआ है, सरकार को उसको तोड़ के, ये देश की जनता है, इससे बातचीत करनी चाहिए। हमारे फसलों का दाम दे दो। ये 1967 को आधार मान के बाजार भाव से हमारे फसलों की कीमत दे दो। उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कर दो। जो है संयुक्त मोर्चे का आह्वान है और रामलीला मैदान दिल्ली पूरे प्रदेश इकट्ठा होकर जो है पहुंच रहा है और ज्यादातर गाड़ी जो है इसी रोड से निकलेंगी और बाकी लोग जो है ज्यादा ट्रेन भरी चली जा रही है। तो दिल्ली में हो सकता है आज बहुत बड़ी महापंचायत होगी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से किसान भारी तादाद में रामलीला मैदान पहुंचेगा और हमारी मांग है एमएसपी पर कानून बनाया जाए गारंटी खरीद का, और जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सभी मुकदमे वापस लिए जाए। वहीं दिल्ली में चल रही किसानों की महापंचायत पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अभिषेक। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे देश भर के किसानों का महापंचायत था। इस महापंचायत में किसानों ने अपनी मांगे रखी सरकार से और ये भी कहा कि ये चुनौती है, अगर ये मांग नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। कृषि मंत्री से 15 किसान नेताओं का डेलीगेशन आज मिलने गया था। कृषि मंत्री ने उनकी बातों को सुना, कुछ बातों पे अमल भी हुई, लेकिन कई ऐसी बातें थे, जैसे एमएसपी की बात थी, उस पे अभी तक पूरी तरीके से जो चर्चा है वो नहीं हो पाई, मांग नहीं मानी गई। और यही कारण था कि अब 30 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन का जो स्वरूप है वो तैयार होगा और 30 अप्रैल की बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि पार्ट 2 जो किसान आंदोलन के ऑपरेशन का है, जो आंदोलन का है, उसका स्वरूप क्या रहने वाला है। क्या पक्का मोर्चा लगेगा या दूसरे तरीके से जो आंदोलन है उसकी शुरुआत होगी। तो आज इस जो महापंचायत थी इसमें एक तरीके से किसानों ने अपने शक्ति प्रदर्शन भी किया और सरकार को ये बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और उसके बाद जो खामियाजा है वो सरकार को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। और राहुल गांधी की माफी और जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई इस हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी ही देर में विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा शुरू हो गया था, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर चली, लेकिन फिर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि 13 मार्च को बजट के दूसरे चरण का सत्र शुरू हुआ था और अब तक 6 दिनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। Has constituted a committee. They are trying to unnecessarily disrupt the parliament, which is not good. सर, दूसरे हफ्ते का पहला दिन है तो क्या कोई रास्ता बनेगा क्या? सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव या विपक्ष की तरफ से कोई नरमी? अभी हम चर्चा करके आपको बताएंगे। लेकिन ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि आप लोग हाउस चलाना नहीं चाहते। नहीं, हम तो चलाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको रिक्वेस्ट भी किया है। वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि आपके लोग भी आप माफी मांगना चाहिए ना, माफी नहीं मांगते हैं तो कैसे चलेगा? ये आपकी मांग बरकरार रहेगी कि राहुल गांधी अभी एज ऑन फ्राइडे तक तो है, बाकी बाद में देखेंगे।
चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई केस के मामले में ये फैसला दिया है। अब मनीष सिसोदिया को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। फिलहाल मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। ऐसे में अगर ईडी को सिसोदिया की रिमांड नहीं भी मिलती है तो भी उन्हें दोबारा तिहाड़ भेजा जाएगा। कट्टरपंथी कितनी भी कोशिशें कर ले, तिरंगे की शान कम नहीं होगी। लंदन के भारतीय दूतावास से खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उच्चायोग के अधिकारियों ने विशाल तिरंगा फहरा दिया है। सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है और लोग तिरंगे की शान को सलाम कर रहे हैं। वहीं कट्टरपंथियों की हिमाकत की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। देखिए, बड़ा अपमान है, ऐसा नहीं कभी नहीं होना चाहिए था। हमारी जो होस्ट कंट्री जो है, इस केस में तो ब्रिटेन है, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी डिप्लोमेटिक एम्बेसी, हाई कमीशन जो भी हो, जो कोई भी विदेश देश से आते हैं, कि उनको सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी उनके हाथ में है। और ये तो वियना डिप्लोमेटिक कन्वेंशन में लिखित बात है, ये तो लीगल ऑब्लिगेशन है, ये छोटी सी मामूली सी बात नहीं है। और फिर भी ये हुआ। ये देखिए, एक डजन खालिस्तानी थे जो चिल्ला रहे थे, एक बंदा उठ के चला गया ऊपर। इसको रुकाने के लिए कोई पुलिस भी नहीं था बाहर। अगर हमारे देश में ये हो सकते, आप सोचिए, हर एम्बेसी के बाहर हम पुलिस को खड़ा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत बहुत क्या कहूँ, डिसअपॉइंटिंग बात है। और अब बात भारत और जापान के संबंधों की। आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों में कई समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत के दौरे पर आए जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने आज पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। दोनों देश टेक्नोलॉजी, डिजिटल सहयोग, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे सेक्टर में आपसी सहयोग को और बढ़ाएंगे। दोनों देशों का नए इंडो पैसिफिक प्लान पर खास फोकस है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान की राजनीतिक और ग्लोबल साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन पर आधारित है। हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। सेमीकंडक्टर और अन्य क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में विश्वस्त सप्लाई चेन्स के महत्व पर भी हमारे बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए 18 आवर स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।